क्लास 7th और हमारे चैप्टर का नाम है अ शर्ट इन द मार्केट। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड स्वप्ना सेल द कॉटन टू द ट्रेडर इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द कर्नूल कॉटन मार्केट। तो वो कौन सी वजह थी जिस वजह से स्वप्ना ने अपना कॉटन लोकल ट्रेडर को बेचा, जबकि वो कर्नूल के कॉटन मार्केट में अपना कॉटन बेच सकती थी और अच्छा प्रॉफिट ले सकती थी। तो उसने लोकल ट्रेडर को ही क्यों बेचा, हमें ये बताना है। राइट, नाउ सी द आंसर। पॉइंट नंबर 1, एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन स्वप्ना हैड बोरोड 2500 रुपीज, है ना। तो जब चैप्टर हमने शुरू किया था तो हमने क्या पढ़ा था कि स्वप्ना अपने फसल बोने के लिए, अपने कुछ बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, ठीक है, उसने कुछ 2500 रुपये बोरो किए थे इस ट्रेडर से। ठीक है, तो ये 2500 रुपये बोरो किए थे, तो एक बात हो गई। फिर उसने प्रॉमिस किया था, क्यों? क्योंकि उसने इसी प्रॉमिस पर उसको ये रुपये दिए थे, ट्रेडर ने स्वप्ना को। उसने कहा था कि अगर तुम मुझे ये तुम्हारा प्रोडक्शन दोगी तब मैं तुम्हें ये जो है पैसे दूंगा। तो उसने उससे प्रॉमिस भी कर लिया कि ठीक है, जो प्रोडक्शन होगा वो मैं तुमको दे दूंगी। तो पहले पॉइंट में हमने क्या समझा, एक तो उसने ट्रेडर से पैसे उधार लिए थे और उसने ट्रेडर से प्रॉमिस कर लिया था अपना प्रोडक्शन उसे ही बेचने का। तो इस वजह से उसने अपना प्रोडक्शन किसको बेचा? ट्रेडर को बेचा। पॉइंट नंबर 2 देखो, द ट्रेडर इज अ पावरफुल मैन। तो गांव में लोगों के बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, जो गरीब लोग गांव में रह रहे थे स्वप्ना के जैसे, तो बीमारी के टाइम पे बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए, ठीक है, और जो सोशल रीति रिवाज हैं, सामाजिक रीति रिवाज, उनको पूरी करने के लिए गांव के लोगों को पैसे की ज़रूरत रहती थी। तो वो पैसा ये लोकल ट्रेडर, ये जो गांव का जो ट्रेडर है, ये इन लोगों को कई बार देता रहता था। तो ये एक पावरफुल पर्सन था और लोगों की पैसों की ज़रूरतें पूरी करता था, तो ये लोग उसको नाराज़ नहीं कर सकते थे। राइट, तो स्वप्ना भी उसी कंडीशन में थी, तो इसलिए उसे अपना प्रोडक्शन लोकल ट्रेडर को ही बेचना पड़ा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, देर आर टाइम्स इन द ईयर व्हेन देर इज नो वर्क, है ना। तो साल में ऐसा कई बार ऐसा समय आता है जब काम नहीं होता। तो इस कंडीशन में गांव के स्वप्ना जैसे गरीब लोगों को पैसा उधार लेकर अपना काम चलाना पड़ता है। राइट, तो इस वजह से भी उसने उसको नाराज नहीं किया और अपना प्रोडक्शन उसी को बेच दिया। राइट, ये हुई बात। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, describe the conditions of employment as well as wages of workers in the garment exporting factory. Do you think the workers get a fair deal? देखिए, इसमें 3 बातें आपसे पूछी गई हैं। पहली बात क्या है? डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है, यहां पे एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट की, उनके काम की कंडीशन क्या है। तो पहले तो कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम बताएंगे। फिर वेजेस ऑफ वर्कर्स, तो वहां जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके वेजेस कैसे हैं, ठीक है, अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, कैसे वेजेस हैं, क्या उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, वो हम बताएंगे। और तीसरी चीज हम बताएंगे, आर दे गेटिंग फेयर डील, क्या उनको फेयर डील, क्या मतलब वो जो काम कर रहे हैं वो सब ठीक ठाक चल रहा है, क्या उन्हें फेयर डील मिल रही है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे इस क्वेश्चन में। चलिए आंसर करते हैं। सो सबसे पहली कंडीशन हम बताएंगे, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स। तो पहली चीज क्या है? उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, देर इज नो जॉब सिक्योरिटी, वो लोग टेम्परेरी बेसिस पे वहां पे काम कर रहे हैं। राइट, पॉइंट नंबर 2, वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, कई कई घंटे तक, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ आवर्स तक उन्हें क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। ठीक है, उनके वर्किंग आवर्स ज्यादा है। राइट, थर्ड पॉइंट देखो, उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना पड़ता है, वो भी लिमिटेड टाइम में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और पॉइंट नंबर 4 है अनहाइजेनिक कंडीशंस, जहां काम कर रहे हैं वहां पे कंडीशन भी अनहाइजेनिक है, यानी कि उतनी साफ सफाई स्वच्छता नहीं है, बीमार होने का खतरा है। तो ये तो हमने देखी कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हम देखते हैं कंडीशंस ऑफ वेजेस, उन्हें वेजेस कैसे मिल रहे हैं। तो उन्हें लो वेजेस मिल रहे हैं, यानी कि उन्हें बहुत अच्छा पैसा नहीं मिल रहा। इस चेन ऑफ मार्केट में वो गेनर्स की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, तो उन्हें लो वेजेस मिल रहे हैं और देयर वेजेस आर नॉट रेगुलर, और ये इनके जो वेजेस हैं, जो पैसा इनको मिल रहा है काम के बदले, वो रेगुलर भी नहीं। राइट, तो ये कंडीशन है वेजेस की। अब फेयर डील वाली बात पे आते हैं, तीसरा जो पॉइंट था।
तो द वर्कर आर नॉट गेटिंग फेयर डील, इनको कोई फेयर डील नहीं मिल रही है। क्यों? बिकॉज दे आर पेड वेरी लेस फॉर द वर्क दे डू, जो काम वो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें बहुत कम पैसा मिल रहा है और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? थिंक ऑफ समथिंग कॉमन, किसी ऐसी कॉमन चीज के बारे में सोचो दैट वी यूज, जो हम इस्तेमाल करते हैं। इट कुड बी शुगर, ये क्या हो सकता है? ये चीनी हो सकती है, टी चाय हो सकती है, मिल्क दूध हो सकता है, पेन पेपर पेंसिल एटसेट्रा, और कोई और चीज भी हो सकती है, हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज हो सकती है। तो उसके बारे में सोचो, विचार करो। डिस्कस थ्रो व्हाट चेन ऑफ मार्केट्स दैट रीचेस यू, और ये डिस्कशन आपने करना है कि किस चेन ऑफ मार्केट से वो चीज आप तक पहुंची है। ठीक है, किस चेन ऑफ मार्केट से गुजरते हुए वो चीज आप तक पहुंची है। कैन यू थिंक ऑफ पीपल दैट हेल्प इन प्रोडक्शन और ट्रेड, और क्या आप उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं जो इस प्रोडक्शन में या इस व्यापार में शामिल हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हमने बतानी है। राइट, चलिए नाउ लेट्स सी द आंसर। सो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं शुगर का। ठीक है, शुगर यानी कि चीनी। तो शुगर प्रोडक्शन का हमने एग्जाम्पल ले लिया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमें आंसर करना है चेन ऑफ मार्केट को। राइट, तो सबसे पहले इस चेन ऑफ मार्केट में हम देखते हैं किसको? प्रोड्यूसर को। राइट, तो ये शुगर केन जो फार्मर है ये यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रोल एक प्रोड्यूसर का है। तो शुगर प्रोडक्शन है सबसे पहले। ठीक है, तो शुगर प्रोडक्शन इज द फर्स्ट पॉइंट। तो शुगर केन फार्मर्स कल्टिवेट एंड हार्वेस्ट शुगर केन, तो जो किसान है वो खेत में गन्ना उगाएगा और उसकी हार्वेस्टिंग करेगा। तो प्रोडक्शन कर लिया उसने फर्स्ट स्टेज पे। पॉइंट नंबर टू है प्रोसेसिंग एट शुगर मिल। फिर उसके बाद किसान उसे कहाँ बेच देगा? उस गन्ने को वो बेच देगा शुगर मिल में। वहां वो ट्रांसपोर्टिंग होगी उसकी, मतलब शुगर मिल में वो ट्रांसपोर्ट होके पहुंच जाएगा और वहां पे उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग होगी, क्रशिंग होगी, एक्सट्रेशन होगा। ठीक है, और उससे चीनी बनाई जाएगी। राइट, चीनी बनने के बाद फिर क्या होगा? फिर है पॉइंट नंबर 3। फिर वो जाएगी चीनी कहाँ? होलसेल मार्केट में। रॉ शुगर इज सोल्ड इन बल्क टू होलसेलर टू सप्लाई इट टू द वेरियस रिटेलर्स। राइट, तो होलसेल मार्केट वाला जो पर्सन है उसके पास बड़ा सा गोडाउन होगा और उस गोदाम में वो क्या करेगा? उस चीनी को भर लेगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या करेगा? फिर पॉइंट नंबर 4 आता है। पॉइंट नंबर 4 में हम क्या देखेंगे? ये होलसेलर जो है ये रिटेलर्स को उस चीनी को बेच देगा। ठीक है, सो लोकल ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं, यानी कि जो रिटेलर हैं या लोकल ग्रोसरी स्टोर कह लो या फिर परचून की दुकान कह लो, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उन दुकानों में जो दुकानें हैं, जो शॉप्स हैं, वहां ये पहुंच जाएगी। ठीक है, होलसेलर से ये शॉपकीपर्स खरीद लेंगे तो यहां ये पहुंच जाएगी। और फिर इन शॉपकीपर से कौन खरीदेगा? कंज्यूमर खरीदेगा। ठीक है, तो हमने पहला क्या था? चेन ऑफ मार्केट बताना था, तो हमने चेन ऑफ मार्केट बताया। सबसे पहले शुगर प्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद शुगर मिल, उसके बाद होलसेल मार्केट, फिर उसके बाद रिटेल मार्केट और लास्ट में कंज्यूमर। तो इस चेन ऑफ मार्केट में हमने कितनी चीजें पाई? ये 5 चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेज पे प्रोडक्शन है, उसके बाद प्रोसेसिंग है शुगर मिल में, उसके बाद होलसेल मार्केट आती है, फिर रिटेल मार्केट आई और फिर उसके बाद आया कंज्यूमर। ठीक है, तो ये चीजें। फिर हमें क्या बताया ना? फिर हमें ये बताना है कि हु आर द पीपल हेल्प इन दिस प्रोडक्शन और ट्रेड। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस ट्रेड में और इस प्रोडक्शन में हेल्प की। तो यहाँ पे ये लोग हैं फार्मर, किसान जिसने गन्ना उगाया, मिल ओनर जिसने कई सारी प्रोसेसिंग की, वर्कर्स, ठीक है, हर स्टेज के वर्कर्स जिन्होंने काम किया, होलसेलर जिसने स्टोर किया बल्क में मटेरियल खरीद के, उसके बाद रिटेलर जो दुकानदार हैं, और कंज्यूमर यानी कि आप चीनी खरीदने गए, आपने खरीद ली। राइट, सो ये लोग हैं, ये इसमें हेल्प करते हैं। यानी कि मेन तो हेल्प करने वाले 5 ही हैं, छठे तो आप हैं, आप तक ये सामान पहुंचता है। तो मेनली आप 5 को काउंट कीजिए इसमें। राइट, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन अलोंग साइड इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन फिल इन द नंबर इन द कॉटन बॉल्स अकॉर्डिंगली। सो फर्स्ट टू हैव ऑलरेडी बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। राइट, ये आप देख सकते हैं इस तरफ। तो ये स्टेटमेंट्स हैं और 2 हमारे लिए इन्होंने पहले से करके दे दी हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉटन बॉल यहाँ पे दिख रही हैं, इनमें हमने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये वो सारे स्टेप हैं जिस स्टेप के जरिए हमने चैप्टर में पढ़ा था कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी कि वो जो स्वप्ना ने जो कॉटन उगाया था और वो शर्ट बनने तक
और बिल्कुल कंज्यूमर तक जाने तक वो किन किन स्टेजेस से गुजरी है, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं। तो वो हमें यहाँ पे करना है, इसे आप बुक में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टेप 1 देखो, यहाँ पे इन सारी पॉइंट्स को अरेंज कर दिया गया है एकदम सिस्टम से, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होता है, सबसे पहले स्वप्ना सेल अपना जो कॉटन है वो ट्रेडर को बेच देती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे ट्रेडर सेल कॉटन टू द गिनिंग मिल, फिर ये ट्रेडर कहाँ उसे बेचता है, गिनिंग मिल में बेच देता है। फिर गिनिंग मिल क्या काम करती है, ये उस कॉटन को क्लीन करती है, ठीक है, और कॉटन को जो है उसको क्लीन करती है। क्लीन करने के बाद फिर वो उसे कहाँ बेचती है, पॉइंट नंबर 4 पे, फिर वो जाता है स्पिनिंग मिल में। स्पिनिंग मिल में क्या बनता है, उससे यान बनता है, धागा बनता है, ठीक है। फिर वो धागा बनने के बाद स्टेप 5 पे हम क्या देखते हैं, फिर वो यान पहुंच जाता है डीलर के पास, ठीक है, डीलर और मर्चेंट के पास। फिर मर्चेंट क्या करेगा, वो उसे वीवर के पास भेजेगा। फिर स्टेप 6 में हम क्या देखते हैं, वीवर्स क्या करेगा, वीवर उससे कपड़ा बनाएगा, ठीक है, वीविंग का टास्क करेगा, कपड़ा बनाएगा। फिर कपड़ा बनने के बाद फिर गारमेंट एक्सपोर्टर के पास जाएगा, गारमेंट एक्सपोर्टर उसको खरीदेगा और वो क्या करेगा, शर्ट बनाएगा, ठीक है, शर्ट मेकिंग का काम करेगा। फिर स्टेप 8 पे हम क्या देखते हैं, एक्सपोर्टर सेल शर्ट टू द बिजनेस पर्सन फ्रॉम यूएसए, ठीक है। तो फिर एक्सपोर्टर वो बिजनेस पर्सन जो यूएसए में वहां से उसे भेज देता है, ठीक है, जो एक्सपोर्टर है ये यूएसए में भेज देता है स्टेप 8 पे। यानी कि एक्सपोर्टर फैक्ट्री जो हमने दिल्ली में पढ़ी थी ना चैप्टर में, वहां से वो यूएसए चला जाता है स्टेप 8 पे। और स्टेप 9 पे कंज्यूमर बाय दीज शर्ट्स इन द सुपरमार्केट, और वहां की सुपरमार्केट में जो वहां का कंज्यूमर है वो इसे खरीद लेता है। तो ये सारे स्टेप हैं, ठीक है। इन सारे स्टेप को आप सिस्टम से अरेंज कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे आपके लिए कर भी दिया गया है, जैसे कि स्टेप 1 और स्टेप 3 सबसे पहले स्वप्ना ने प्रोडक्शन किया, और फिर ये 3 यहाँ पे क्यों लिखा है, 3 इसलिए लिखा है ट्रेडर सेल कॉटन टू द गिनिंग मिल, ठीक है। और फिर उसके बाद 9 में क्या था, गिनिंग मिल क्लीन द कॉटन एंड मेक इट इनटू बेल्स, ठीक है। फिर 7 में देखो स्पिनिंग मिल बाय द कॉटन। तो ये सारे वो स्टेप्स हैं जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा हुआ, राइट, ये सारी चीजें हैं। तो इसके साथ ही हमारे सारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस होते हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीज थी जो हमें समझनी है, जिसपे सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहना चाहिए, वो क्या है, वो है चेन ऑफ मार्केट, ठीक है। चेन ऑफ मार्केट को भी हमने समझ लिया, और ये सारे जो स्टेप्स हैं कि सामान आप तक किन कैसे कैसे पहुंचता है, कहाँ कहाँ से गुजरते हुए, ये भी हमने समझ लिया है, ठीक है। कौन लोग इस चेन ऑफ मार्केट में इंगेज हैं, ये भी हमने समझ लिया है। इवन हमने ये भी समझा है कि वर्कर्स की कंडीशन क्या रहती है, ठीक है, उनको किस तरह के वेजेस मिलते हैं, ये भी हमने समझा। और हमने ये भी समझा कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जैसे कि स्वप्ना जैसे छोटे फार्मर, उनकी कंडीशंस क्या होती है, हमने ये भी समझ लिया। तो यहाँ सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।